बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसके बिना हर एक आदमी की जो है लाइफ अधूरी है। क्योंकि किसी को भी अगर लोन लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, सेविंग करनी है, अपने पैसों की एफडीज में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, या इंश्योरेंस बाय करना है, तो उसको जो है फाइनेंशियल कंपनी, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंक की ही नीड पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्सनल लोन लेकर, जिनका काम चलता है, जिनके ऊपर थोड़ा डेट हो जाता है, तो वो लोन वगैरह लेकर जो है उसको हैंडल करते हैं। तो अगर हम देखें तो बैंक के जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका हमारे जीवन में, आम आदमी के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस जो है एक मायने रखती है। और वही कारण है कि जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, वो भी बैंक सेक्टर को जो है सेफ बनाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टाइम पर जो है अलग अलग स्टिमुलस बैंक्स को दिए जाते हैं, अलग अलग ऑफर्स दिए जाते हैं बैंक्स को। उनकी सिक्योरिटी की जाती है कि जो लोग हैं फ्रॉड ना करें, नंबर ऑफ लोन्स में रिकवरी में जो कमी ना आए, ज़्यादा ना बढ़े कि नंबर ऑफ लोन जो रिकवर नहीं करते लोग, काफ़ी वापस भी नहीं देते, लोग फ्रॉड कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट स्टेप उठाती है बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर को सेव करने के लिए। तो अगर हम बात करें सेविंग से लेके इन्वेस्टमेंट तक की, इंश्योरेंस बाय करने की और कोई भी लोन लेने की, तो देखा जाए तो हमें बैंक के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ऐसे तो यही कारण है कि आने वाले टाइम में जो है बैंकिंग सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, वो काफी बढ़ता ही, ग्रोथ पर ही है। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप उठाए जाते हैं कि बैंक सेक्टर को जो है सेव किया जाए, धोखाधड़ी होने से बचे। तो आने वाले टाइम की अगर हम बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में ग्रोथ पर ही है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत डाटा खराब आ जाए, नंबर ऑफ लोन रिकवरी कम हो जाए, लोग लोन जो है कम वापस ना करे, फ्रॉड थोड़ा ज्यादा हो जाए कभी किसी टाइम में। पर ऐसा नहीं होगा कि आने वाले टाइम में फ्रॉडनेस ज्यादा होगी और नंबर ऑफ लोन रिकवरी में कमी आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बैंकिंग सेक्टर को सेफ बनाने की हर एक कोशिश जो है की जाती है। तो यही कारण है कि आने वाले टाइम में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है जो ग्रोथ पर ही है। तो जैसा कि हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो हर एक इन्वेस्टर होता है जो हर एक किसी अपने मनपसंद सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है जो उसके लिए बेनिफिट हो। तो ऐसे ही हम आज बात कर रहे हैं मेरे एसेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के बारे में, जो कि एक एनएफओ है, न्यू फंड ऑफरिंग है। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फंड की जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो रहेगी फाइनेंशियल सेक्टर्स में, यानी कि एनबीएफसीज में, इंश्योरेंस कंपनीज में, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज में। अगर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज की बात करें, मोतीलाल ओसवाल, 5 पैसा, और इंश्योरेंस की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ, एलआईसी, ऐसे कई कई कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आती हैं। और एएमसीज हैं, एचडीएफसी एएमसी, निपॉन इंडिया एएमसी, यूटीआई एएमसी। तो जो फंड है वो अपना पोर्टफोलियो बनाएगा कुछ ऐसी ही कंपनीज का जो बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड होंगी, जो अच्छी कंपनीज होंगी। और जैसा कि एक मतलब कि कैटेगरी का फंड है, सेक्टरल फंड है, एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। तो कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर होंगे जो पसंद करते होंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में पैसा लगाना, बैंक्स के स्टॉक्स में पैसा लगाना। और कुछ हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी होंगे जो इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे एनएफओ के बारे में, जो फंड ओपन हुआ है, कि किस टाइप की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और रिस्क कैटेगरी जो है क्या रहने वाली है। और फंड के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कैटेगरी, उस एसेट के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि किस टाइप का एसेट है और आपको इतनी इस पे कितनी रिटर्न्स मिलेंगी। तो चलिए आज बात करेंगे जो पास्ट परफॉर्मेंस है अनदर फंड जो लिस्टेड है ऑलरेडी इंडस्ट्री में, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे फंड के बारे में कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ले आया हूँ आपको अपने ब्लॉग पर। अगर आपने हमारे ब्लॉग पर अभी तक विजिट नहीं किया, ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप जो है हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले हम जो है ब्लॉग पर अपडेट कर देते हैं। कोई भी एनएफओ से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो फर्स्टली जो है ब्लॉग पर हम अपडेट कर देते हैं। तो हर एक टाइप की फाइनेंशियल न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए आप हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं मेरा ये एसेट
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। तो देखिए इशू है जो एनएफओ का ओपन होगा 25 नवंबर से, और जो क्लोजिंग डेट है वो 4 दिसंबर 2020 को एनएफओ का जो पीरियड है वो क्लोज हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 25 नवंबर से लेके 4 दिसंबर के बीच में इस एनएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड स्कीम है। बेंचमार्क निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इस फंड का बेंचमार्क है जिसको ट्रैक करके जो है रिटर्न्स जनरेट की जाएंगी। फंड मैनेजर्स जी हैं जो मिस्टर हर्षद बोरावेग जी और मिस्टर गौरव कोचर जी इस फंड को मैनेज करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये आप इसमें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट है जो SIP स्टार्ट करने की वो आप 1,000 रुपीज़ से कर सकते हो। रिस्क है जो स्कीम में हाई है क्योंकि एक सेक्टरल फंड है। जैसा कि आपको पता है कि सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स होते हैं जो इनमें रिस्क हाई होता है। तो एग्जिट लोड है जो 1% लगेगा अगर आप 1 साल से पहले अपना जो यूनिट्स रिडीम करते हैं। अगर आप आफ्टर 1 ईयर डेट ऑफ अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग 1 साल बाद अगर आप यूनिट्स सेल करते हैं, रिडीम करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना रहेगा। प्लान्स हैं जो स्कीम के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों ही अवेलेबल हैं इस स्कीम में। तो चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम ए पोर्टफोलियो दैट इज इन्वेस्टेड प्रीडोमिनेंटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो जो फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएट करना है, इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसा पोर्टफोलियो बना के जो कि इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट रहेगी कंपनीज़ के स्टॉक में, जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स की कंपनी होंगी। उन टाइप की कंपनीज़ में इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो स्टॉक्स होंगे उनमें इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से कैपिटल एप्रिसिएट करना इस फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए बात करते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स विल बी वन ऑफ द की ग्रोथ इंजन्स एज इंडिया डबल सीट्स GDP। तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है जो एक चाबी है किसी भी कंट्री की ग्रोथ करने के लिए, जहाँ की इंडिया ने अपनी GDP ग्रोथ है जो उसको भी डबल किया है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है जो एक चाबी है एक ताले की ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी है। तो चलिए बात करते हैं कि स्कीम का जो है पोर्टफोलियो किस टाइप बनाया जाएगा, किस टाइप की सिक्योरिटीज़ में जो है कितना पोर्टफोलियो का जो पार्ट रखा जाएगा। मिनिमम तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के जो स्टॉक्स होंगे उनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो का पार्ट होगा वो 80% जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए जो ये फंड है सुइटेबल है। देखिए जो लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुइटेबल है। वांट टू इन्वेस्ट फॉर 5 to 7 ईयर्स, और जो इन्वेस्टर्स अपना व्यू रखते हैं 5 से 7 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करने का, उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए। और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं जो हाई रिस्क रखते हैं, हाई रिस्क कैपेबिलिटी है जिनके अंदर, उस टाइप के इन्वेस्टर जो है इस फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए, तभी किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट जो है आपको करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है म्यूचुअल फंड्स की स्कीम, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है। तो SBI बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, उसकी जो 1 मंथ की रिटर्न है 27.27% की रिटर्न, 3 महीने में लगभग 58% की रिटर्न, 57.22% की रिटर्न, 1 साल की बात करें तो 1.84% की रिटर्न। तो 1 साल की बात करें तो कुछ ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है। और दूसरा फंड है जो टाटा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, 1 महीने की रिटर्न्स अगर हम देखें तो 24.69% की रिटर्न, और 3 महीने की रिटर्न्स हैं जो 48.22% की रिटर्न जो है इस फंड ने दी हैं। सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज़ 1 मंथ की रिटर्न 28.21%, 3 महीने की रिटर्न 55.77%, और जो है 1 ईयर की रिटर्न देखें तो 0.79% की रिटर्न है जो इस फंड ने दी हैं। इन्वेस्टको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 1 मंथ की रिटर्न है जो 24.67। इन्वेस्टको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 1 मंथ की जो रिटर्न है 24.27। इन्वेस्टको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज 1 मंथ की जो रिटर्न है 24.67% की रिटर्न,
3 महीने की 51.64% की रिटर्न, और जो 1 ईयर की रिटर्न दी है 0.44% की रिटर्न इस फंड ने दी है। और जो लास्ट फंड है वो है टोरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। 1 मंथ में रिटर्न दी है 27.82% की रिटर्न, और जो 3 महीने में रिटर्न्स हैं 52.77% की रिटर्न। 1 साल की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न्स 0.69% की रिटर्न जो है नेगेटिव रिटर्न इस फंड ने दी हैं। तो देखिए अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल में कुछ ज़्यादा रिटर्न्स इस फंड ने जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स ने नहीं दी हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जैसे कि आपको पता है मार्केट में डाउन चल रही थी लॉकडाउन के ड्यूरिंग। तो अगर ओवरऑल 1 साल की बात करें हम तो कुछ ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दी। अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें 3 महीने 6 महीने की, तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हैं, जो 50% से ज़्यादा रिटर्न जो है इन फंड्स ने दी हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग 5 से 7 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस टाइप के इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।